नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। अहमदाबाद बोइंग 787 क्रैश पर आज देश के उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भारत सरकार ने यह साफ साफ बता दिया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो भी जिम्मेदार होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। AI-171 फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। भारत में मौजूद हर एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की सख्त जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। 8 ड्रीम लाइनर्स की तत्काल जांच शुरू हो गई है। 6 सबसे अहम पैरामीटर्स पर हर एक ड्रीम लाइनर 787 की जांच होगी। जांच के बाद ही ड्रीम लाइनर को टेक ऑफ करने की परमिशन मिलेगी। एयर इंडिया ने भी कहा है कि सुरक्षा जांच की वजह से उड़ानों में देरी हो सकती है। अगर आप हवाई यात्रा पर जाने वाले हैं या निकल चुके हैं और अगर आपने भी फ्लाइट का टिकट बुक किया है तो आपको फ्लाइट AI-171 वाला डर शायद सता रहा हो। आपको बहुत से सवाल परेशान कर रहे होंगे, तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। क्या आज रात से ड्रीम लाइनर उड़ना बंद हो जाएंगे? ड्रीम लाइनर प्लेन की भारत में सख्त जांच क्यों शुरू हुई? क्या भारत में बोइंग 787 को रोक दिया जाएगा? रात 12 बजे से हिंदुस्तान में हर एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की जांच होगी। टेक ऑफ करने से पहले होगी, लैंड करने के बाद होगी, ट्रांजिट स्टॉप पर होगी। ड्रीम लाइनर को रनवे पर पहुंचने से पहले 6 सबसे सख्त जांच से गुजरना होगा। पहली जांच फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग की होगी। दूसरी जांच केबिन एयर कंप्रेशर सिस्टम की होगी। तीसरी जांच इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल की होगी। चौथी जांच इंजन फ्यूल एक्चुएटर ऑपरेशन। पांचवी जांच ऑयल सिस्टम। छठी जांच हाइड्रोलिक सिस्टम की होगी। इन 6 टेस्ट में अगर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पास होता है तो भारत में उड़ पाएगा। अगर ड्रीम लाइनर एक भी टेस्ट में फेल हो गया, एक भी रिपोर्ट में गड़बड़ हुई, तो हिंदुस्तान में ड्रीम लाइनर में उड़ान का ड्रीम अब दोबारा पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये एक जांच एक 787 प्लेन की होगी। ऐसा भी नहीं है कि ये एक जांच सिर्फ एक ही ड्रीम लाइनर की होगी, बल्कि इंडिया में ऑपरेट करने वाले हर एक ड्रीम लाइनर की जांच होगी। चाहे वो दिल्ली के रनवे पर हो, मुंबई में टेक ऑफ की तैयारी में हो या चेन्नई से उसकी उड़ान हो। भारत में टोटल 35 ड्रीम लाइनर प्लेन हैं। एयर इंडिया 34 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को ऑपरेट करता है। इंडिगो के पास एक ड्रीम लाइनर प्लेन है। अगर हिंदुस्तान में कितने बोइंग के प्लेन हैं इसकी जांच करें तो इंडिया में 209 बोइंग के एयरप्लेन हैं, जिसमें 3 मॉडल हैं, 737 मैक्स, 777 और 787 ड्रीम लाइनर। एयर इंडिया के पास 61 बोइंग हैं, जिसमें 27 बोइंग 777 है, 34 बोइंग 787। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 74 बोइंग 737 मैक्स हैं। स्पाइस जेट के पास 30 बोइंग 777 मैक्स हैं। आकाशा एयर के पास 29 बोइंग 777 मैक्स। इंडिगो के पास 12 बोइंग 777 मैक्स और 2 बोइंग 777 और 1 बोइंग 787। अभी सवाल किसी और बोइंग के मॉडल पर नहीं उठा है। डीजीसीए ने ड्रीम लाइनर की सख्त जांच के आदेश दिए हैं। जब तक हर एक टेस्ट में 787 पास नहीं होगा, तब तक उसको टेक ऑफ की परमिशन नहीं मिलेगी। ड्रीम लाइनर बोइंग कंपनी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। क्या इसमें कोई कमी है? क्या ड्रीम लाइनर सेफ नहीं है? यह समझने के लिए सबसे पहले इस प्लेन को बारीकी से जानना होगा। इंजन से लेकर इसकी पूरी बनावट डिटेलिंग नोट करनी होगी। बोइंग 7378 की लंबाई 57 मीटर है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर है, जबकि इसके विंग की लंबाई 60 मीटर है। इस विमान में 2 इंजन होते हैं, जिसका नाम है GEnx-1B ट्रेंट 1000। एक बार में इसमें 1,26,206 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है और इसकी रेंज 13,620 किलोमीटर है। ड्रीम लाइनर की रफ्तार 954 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 20 खरब 25 करोड़। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं, ये एक 787 ड्रीम लाइनर की कीमत है 2025 करोड़ रुपए।
अपनी सवारी कितनी थी। जब 1000 करोड़ का ड्रीमलाइनर 30 सेकंड में ऐसे क्रैश हो जाएगा, सेकंड्स में आग का गोला बन जाएगा, तो जांच हर एक एंगल से जरूर होगी। When the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. So from the DGCA, we have also given an order to do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. I believe that 8 have already been inspected, and with immediate urgency, all of them are going to be done. 787 Dreamliner. 787 ड्रीमलाइनर बोइंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि बोइंग ने कुछ नया करने के लिए 787 को बनाया था, बल्कि 787 ड्रीमलाइनर बोइंग की जरूरत और मजबूरी दोनों ही है। 787 से पहले बोइंग 747 सबसे आधुनिक प्लेन था, लेकिन एयरबस के नए मॉडल के बाद इसकी डिमांड कम हो गई, जिसके बाद बोइंग ने 787 लॉन्च किया। बोइंग 787 का इंजन और डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है जो 25% तक कम फ्यूल का इस्तेमाल करे, ताकि खरीदने वालों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। दुनिया के इस नक्शे में आप देख सकते हैं, लगभग हर एक बड़े देश में बोइंग ड्रीमलाइनर आपको दिख जाएंगे। लगभग दुनिया की हर बड़ी एयरलाइन ड्रीमलाइनर का इस्तेमाल करती है। ड्रीमलाइनर फ्लाइट सिर्फ एक प्लेन नहीं, स्टेटस सिंबल भी बन चुकी है। ड्रीमलाइनर 787 की पहली टेस्ट फ्लाइट ने 15 दिसंबर 2009 में टेक ऑफ किया था। यह तस्वीर उसी वक्त की है। बोइंग कंपनी ने तब दावा किया था कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। कोई भी प्लेन इतनी जल्दी किसी एयरलाइंस कंपनी में शामिल नहीं होता है, बल्कि उसकी कई महीनों तक टेस्टिंग होती है। 787 ड्रीमलाइनर के 6 एयरप्लेन ने 8.5 महीने और 6800 घंटे की टेस्टिंग की। बोइंग 787 के 3 वेरिएंट हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड बोइंग के तीनों वेरिएंट की है। अब तक बोइंग 787 के लिए 2137 ऑर्डर आ चुके हैं, जिसमें 1189 बोइंग 787 की डिलीवरी हो चुकी है। इसमें से 787-8 के अब तक 398 प्लेन बिक चुके हैं। बोइंग के लिए हिंदुस्तान बहुत अहमियत रखता है। 2012 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने साउथ कैरोलिना में बना बोइंग 787 खरीदा था, लेकिन अब इसी ड्रीमलाइनर ने नींद उड़ा रखी है। भारत 787-8 वेरिएंट का इस्तेमाल करता है। जो ड्रीमलाइनर अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उसमें क्या गड़बड़ हुई? कैसे एकदम से डबल इंजन बंद हो गए? क्या कोई सॉफ्टवेयर में माल फंक्शन हुआ? इसकी जांच हो रही है। जो ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ वो 11 साल 5 महीने पुराना था। ड्रीमलाइनर की उम्र 50 साल है। AI-171 के पास 41,000 घंटे का फ्लाइट अनुभव था, 8,000 टेक ऑफ और इतनी ही लैंडिंग कर चुका। लेकिन अहमदाबाद में जैसे ड्रीमलाइनर ने टेक ऑफ किया, 30 सेकंड में वैसे ही क्रैश हो गया। 241 यात्री मारे गए। सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है, कैसे दो इंजन एक साथ बंद हो सकते हैं? यह 787 ड्रीमलाइनर का इंजन है, दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन में से एक। बोइंग फ्लाइन एरो कंपनी ड्रीमलाइनर जरूर बनाती है, लेकिन इसका इंजन थर्ड पार्टी का होता है, यानी इंजन दूसरी कंपनी से खरीदा जाता है। यही इंजन ड्रीमलाइनर की सबसे बड़ी ताकत है। 787-8 ड्रीमलाइनर में 2 तरह के इंजन का इस्तेमाल होता है। एक रॉल्स रॉय ट्रेंट 1000, दूसरा जेनेक्स 1B इंजन है। हर एयरलाइंस अपने हिसाब से इंजन की डिमांड करती है, उसी हिसाब से इंजन का सिलेक्शन होता है। जो ड्रीमलाइनर अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उसमें जेनेक्स 1B इंजन लगे थे। जहां पर्टिकुलर बोइंग की बात है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका जो फ्यूजलेज है, जो एयरक्राफ्ट की बॉडी होती है, वो अच्छा है। इंजन जो है, उसके 2 इंजन इसमें यूज होते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के यूज होते हैं और रॉल्स रॉयस के यूज होते हैं। उसके रॉल्स रॉय ट्रेंट 1000 टाइप का जो इंजन है, वो इसके अंदर यूज होता है, जो कि बोइंग कंपनी का पार्ट नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी है। तो और इन इंजन की जो जहां तक कि अभी
कुछ समय पहले 2020 में मेरी जानकारी में आया कि 7 महीने तक, लगभग 7 मंथ्स तक इस 787 ड्रीम लाइनर को किसी टेक्निकल खामी की वजह से ग्राउंड कर दिया गया था बॉम्बे में। और एक और अभी मेरी जानकारी में किसी मेरे पायलट ने बताया कि ये जब 17,000 फीट पे था कुछ समय पहले, तो यही लंदन की फ्लाइट थी, दिल्ली से लंदन या किसी और सिटी से, जिसमें कि 17,000 फीट के ऊपर इसका एक इंजन फेल हो गया था। तो ये कुछ चीजें हैं। और एक जो बोइंग के जो इंजीनियर थे, उन्होंने, जिसको हम लोग विसल ब्लोअर बोलते हैं, जिन्होंने कहा था कि इसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यह सच है, 12 जून से बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर कभी क्रैश नहीं हुआ। यह भी सच है, ड्रीमलाइनर को सबसे सेफ प्लेन में से एक माना जाता है। और यह भी सच है कि अहमदाबाद क्रैश के बाद ड्रीमलाइनर से डर लगने लगा है, क्योंकि जिस तरह से ड्रीमलाइनर में पावर लॉस हुआ, जिस तरह से इंजन ने काम करना बंद कर दिया, उसने सबको चौंका दिया है। आप देखेंगे कि एयरक्राफ्ट ने जब टेक ऑफ किया, नॉर्मल टेक ऑफ किया, जैसे ही एयरबॉर्न हुआ उसके कुछ सेकंड के बाद, विद इन 30 सेकंड्स के बाद एयरक्राफ्ट नीचे जाना शुरू हुआ। तो अगर हम उसके कारण के बारे में जाने तो सबसे पहला कारण लगता है कि बर्ड हिट हो सकता है, दोनों इंजन में बर्ड हिट होगा, बिकॉज अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड एक्टिविटीज हैं। तो पॉसिबल है कि दोनों इंजन बर्ड हिट हुआ और इंजन बंद हो गए। दूसरा कारण हो सकता है कि इंजन में इलेक्ट्रिकल या इंजन माल फंक्शन दोनों साथ में हुए। ये भी बहुत ही रेयर अकरेंस होता है कि दोनों इंजन साथ में बंद हो जाए और उसमें पायलट के कंट्रोल से बाहर चला जाए विमान, और जिस तरह क्रैश हुआ उस तरह हो जाए। तीसरा प्रोबेबल कारण हो सकता है कि किसी कारण से इंजन बंद हो रहे हैं और पायलट के कंट्रोल में जहाज नहीं था, जो कि लग नहीं रहा, बिकॉज जहाज टेक ऑफ किया, दोनों विंग्स लेवल के साथ जहाज जाकर के नीचे ग्राउंड में टकराया। जहाज फ्यूल के साथ था, इसलिए आपने देखा कि एकदम फायरबॉल बन गया और काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। उसमें एक पैसेंजर को छोड़ के जमीन और सारे पैसेंजर्स नहीं रहे। तो ये 3 मेन कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट ये 3 मेन कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये हादसा हुआ। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आपने जैसे बताया कि दोनों इंजन बंद हो गए, ये क्योंकि 787 ड्रीमलाइनर था बोइंग का, जिसके बारे में कहा जाता है कि टेक्निकली बहुत ही वेल इक्विप्ड मशीन है, और दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाना, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट कहा जाता है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, एविएशन हिस्ट्री में बहुत ही कम ओकेजन हुए हैं जब दोनों इंजन साथ में मालफंक्शन किए हैं या बंद हो गए हैं। कितने होंगे? करीब आप कह सकते 7-8 इंसिडेंट हुए हैं अब तक, जो कि नॉन मेरे नॉलेज में है। 7-8 इंसिडेंट हुए हैं, उसमें अलग अलग स्टेजेस में हुआ है। 1-2 में इंजन सारे दोबारा स्टार्ट किए, जबकि हाइट थी उनके पास, वो आराम से बच गए। बट इस केस में बिकॉज रिएक्शन टाइम बहुत कम था, पायलट जब से एयरबॉर्न हुआ और जब उसको पता चला, रिएक्शन टाइम उसके पास 20-22 सेकंड्स का था। ग्रुप कैप्टन सीपी द्विवेदी के मुताबिक अगर पायलट के पास वक्त होता तो प्लेन क्रैश से बचाया जा सकता था। अगर प्लेन हजारों फीट की ऊंचाई पर होता तो पायलट इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन पायलट के पास जो नहीं था वो है वक्त। AI-171 के पायलट सुमित सभरवाल ने प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आखिरी मैसेज भेजा। उसके एक एक शब्द बहुत अहम है। 4-5 सेकंड के संदेश में सुमित सभरवाल कह रहे हैं, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, नहीं बचेंगे। यानी सुमित सभरवाल ने प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ड्रीमलाइनर को रेजिडेंशियल इलाके के थोड़ा आगे निकालने की कोशिश भी की, लेकिन 787 ने उनका साथ नहीं दिया।
आपको बता दें कि ड्रीम लाइनर के कैप्टन सुमित सभरवाल रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे ताकि अपने पिता की देखभाल कर सकें, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनको काफ़ी समय से जानता हूँ। वो हमारी सोसाइटी के, मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे सहनशील और एक सज्जन पुरुष थे। हर एक व्यक्ति से बड़े नेतृत्व से मिलते थे, बड़े सहज बातें करते थे, साधारण व्यक्तित्व था। कभी भी उनको इस तरह का प्राउड घमंड नहीं था कि मैं इस ऊंचे पद पर हूँ, इतना बड़ा पायलट हूँ। बिल्कुल एक साधारण, उनका सिर्फ लगाव उनके पिताजी के लिए लगाव था। उनके माताजी का 2.5 साल पहले देहांत हो गया। उनके बाद में पिताजी की देखभाल वो खुद ही करते थे। उनके बारे में काफ़ी चिंताएं रखते थे, हमेशा उनके साथ घूमते थे, हमारे साथ भी पार्क में घूमने जाते थे। बट वो कभी भी इस तरह का नहीं, बहुत ही एक सरल साधारण उनका स्वभाव था। पिताजी के लिए ज़रूर वो हमेशा चिंता करते थे कि अभी मैं रिटायरमेंट लूँगा थोड़े दिनों के बाद में और पिताजी की देखभाल करूँगा। इसके लिए आज इस युग में जो बच्चा अपने माता पिता की देखभाल इतना चिंतित रहता है, आप मान सकते हैं वो कितना सौभाग्यशाली उसके पेरेंट्स होंगे। एक और थ्योरी दी जा रही है, क्रैश से ठीक पहले ड्रीम लाइनर के लैंडिंग गियर बाहर निकले थे, फ्लैप में भी कुछ गड़बड़ थी। आपको बता दें कि 787 के कॉकपिट को ऐसे डिजाइन किया गया है, एक गलती को पकड़ने के लिए 3 क्रॉस चेक सिस्टम है। बैकअप के पीछे बैकअप दिया गया है। Sir, all aircraft designed basically safe, and they are also designed in a manner that there is no mistake. गलती से भी कोई गलती ना करे. The cockpit is designed in a manner that even by mistake somebody will not commit a mistake. So to say that ऐसा हो गया नहीं, ऐसा नहीं होता है. Like there is a theory कि flap की जगह landing gear का कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है. Like if you see here, the flap lever is normally there is a central pedestal over here in a 787. So 787 की central pedestal के right side में आपका flap lever होता है. और जो लैंडिंग गियर लीवर यहाँ पे सेंटर में उसके सेंट्रल कंसोल में रहता है. अब इसको यहाँ से और यहाँ तो गलती होने का तो मतलब ही नहीं. बस दूसरी बात, जो लैंडिंग गियर का ऑपरेशन होता है, उसका जो ऑपरेशन है, पहले उसको लीवर को पुल करना पड़ता है बाहर, फिर उसको ऑपरेट करना होता है, फिर उसको छोड़ना होता है. इट इज स्प्रिंग लॉक्ड एंड इनटू दैट पोजीशन. सो आप कहें कि वो फ्लैप लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप का लीवर दब गया, ऐसा नहीं है. इट्स ए नॉर्मल प्रैक्टिस के कहने के 600 फुट चला गया था हाइट पे, उसने लैंडिंग गियर अप नहीं किया. इट्स ए नॉर्मल प्रैक्टिस, कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है. इफ दे वुड हैव नोटिस सम डिफिकल्टी इन द इंजन्स बिफोर दैट, नेचुरली द लैंडिंग गियर उनके लिए प्रायोरिटी नहीं रहेगी लैंडिंग गियर अप करना. अब तीसरा सवाल है, क्या अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास चिड़िया बहुत हैं? क्या कोई पक्षी का झुंड बोइंग 787 के दोनों इंजन से टकराया? इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए. कई संभावनाएं और कई अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें से एक एंगल ये भी बताया जा रहा है कि क्या इस दुर्घटना के पीछे बर्ड हिट हो सकता है. हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी संभावनाएं बिल्कुल कम है. हम इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं. हम इस पृष्ठभूमि को आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि अगर इस पूरे इलाके को आप देखें, इस पूरे लगभग 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप देखें, तो ये पूरा इलाका बनाया गया है सिर्फ एयरपोर्ट को ध्यान में रखते हुए. एयरपोर्ट के हर उस एंगल को, उस पहलू को ध्यान में रखा गया है जो ज़रूरी है. हर उस टर्मिनल को, और अगर साफ़ सफाई की भी अगर आप बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए इलाका अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेवलप भी हो रहा है और कई जगहों पर फिलहाल काम भी चल रहा है. लेकिन उसके बावजूद ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो वो स्मूथ तरीके से हो. जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, यात्री वहाँ पर आ रहे हैं, वो वहाँ पर रहें. ये दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और जिस वक्त ये घटना हुई वो समय था 1:40. अब आसमान में पंछी फिलहाल बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे. उसके पीछे कारण है यहाँ का वातावरण, यहाँ का व्यू. फिलहाल किसी भी प्रकार से इस स्थिति को नकारा नहीं जा रहा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस तरह की संभावनाएं बिल्कुल मिनिमम है. भारत अमेरिकी कंपनी से प्लेन खरीदता है. बोइंग कंपनी का कारोबार अरबों रुपए में होता है. एयर इंडिया बोइंग की टॉप 7 क्लाइंट कंपनी है. ऐसे में बोइंग खुद भी जांच में जुटी है. ड्रीम लाइनर 787 जब अहमदाबाद हॉस्पिटल कैंपस की बिल्डिंग से टकराया तो उसकी टेल बिल्डिंग में टकराकर फंस गई. इसको निकालने में 48 घंटे का वक्त लग गया. इसका वजन हजारों किलो का है. ड्रीम लाइनर की टेल से ही ब्लैक बॉक्स मिला है. ये अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहा और उस रोज भी AI-171 कुछ इसी तरीके से आ रहा था, लेकिन ये प्लेन आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है. लेकिन AI-171
675 फीट ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगी और नीचे आते आते इस जगह पे टकराई जहां पर आपको इस वक्त कैमरामैन अरुण देवरकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये वो जगह है, ये वो वे है जिससे इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं। लेकिन उस रोज एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर में क्या खराबी थी, क्या वजह थी कि वो एकाएक हाइट गेन नहीं कर पाया। थोड़ी सी हाइट गेन करने के बाद वो नीचे आने लगा और नीचे आते आते इस जगह पर जाकर टकराया है, यानी कि एयरपोर्ट के ठीक बगल की जगह। और लोग बताते हैं कि जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये रिहायशी इलाका है और हम आपको तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ आसपास कई घर हैं और अगर प्लेन यहाँ पर अगर गिरा होता तो जीव हानि और ज्यादा हो सकती थी। लोग कहते हैं कि जो ये इलाका है जहाँ पर प्लेन गिरा है वो ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन जगह। ये इलाका आप देख लीजिए कितनी घनी आबादी वाला ये इलाका है। इस घनी आबादी वाले इलाके के ऊपर से प्लेन रोज गुजरती है। अगर उस दिन वो प्लेन नीचे आ रही थी, अगर इस घनी आबादी वाले इलाके में गिरती तो जीव हानि और ज्यादा हो सकती थी, नुकसान और बड़ा हो सकता था। लोगों का कहना है, इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि पायलट ने उनकी जान बचाई है। उसे जो भी समय मिला, जितना भी वो कर सकता था, उसने कोशिश की कि कम से कम ऐसे इलाके में प्लेन को क्रैश किया जाए जहां नीचे लोग कम से कम रहते हों। सोचिए, जब आपके सामने मौत हो और आप दूसरों की जान बचाने की कोशिश करें, ऐसे होते हैं रियल हीरो, जैसे AI-171 फ्लाइट के पायलट्स थे। अभी तक ये समझ में आ रहा है कि पायलट्स की कोई गलती नहीं थी, तो क्या इसलिए DGCA ने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की सख्त जांच के आदेश दिए हैं? पिछले तकनीकी खराबी की भी रिपोर्ट मांगी गई है। अब बोइंग 787 की फुल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगी। किस जांच से मालूम पड़ेगा वो समझ लीजिए। फ्यूल पैरामीटर सिस्टम से मालूम पड़ेगा इंजन तक सही ढंग से तेल पहुंच रहा है या नहीं। केबिन एयर कंप्रेशर केबिन के दबाव और हवा के प्रवाह का ध्यान रखता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम इंजन की स्थिति की जांच के लिए जरूरी है। इंजन के फ्यूल ड्रिवन एक्चुएटर से सही लुब्रिकेशन का पता चलेगा। ऑयल सिस्टम की जांच से पता चलेगा कि इंजन के पार्ट्स सही काम कर रहे हैं, कूलिंग ठीक हो रही है। हाइड्रोलिक सिस्टम से पता चलेगा कि लैंडिंग गियर, ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। इतना तो पक्का है कि AI-171 फ्लाइट क्रैश कैसे हुई, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है, सब कुछ पता लगाया जाएगा। और जो दोषी होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसको सजा जरूर मिलेगी। दुनिया में एक और युद्ध छिड़ चुका है। ईरान और इजराइल का युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं है। यह युद्ध दुनिया में तबाही ला सकता है। 1945 के बाद साल 2025 में फिर एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। भारत और पाकिस्तान दोनों एटॉमिक पावर हैं। करीब 100 घंटे तक भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चला, लेकिन बात न्यूक्लियर बम तक कभी नहीं गई। दोनों में से किसी ने भी न्यूक्लियर बम को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा भी नहीं। ईरान और इजराइल के बारे में दुनिया कहती है कि इन दोनों के पास एटम बम है, लेकिन ये अपना बम दिखाते नहीं है, छुपा कर रखते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान न्यूक्लियर बम चला भी सकता है। क्या तीसरा युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा? क्या तीसरा युद्ध न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगा? ईरान इजराइल में छिड़ी जंग में थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका क्यों दिख रही है? ईरान इजराइल की लड़ाई पर परमाणु युद्ध के बादल मंडराते क्यों नजर आ रहे हैं? ईरान इजराइल के युद्ध को दुनिया के तीसरे युद्ध की चुनौती क्यों कहा जा रहा है? दरअसल इस वक्त दुनिया में युद्ध के 3 फ्रंट खुले हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीरियस फ्रंट ईरान और इजराइल का ही माना जा रहा है। पहला युद्ध का फ्रंट इजराइल और गाजा के बीच चल रहा है, जिसको आज 616 दिन हो चुके हैं। इजराइल के पास लगभग 90 एटमी बम हैं। हालांकि वो इस बात का दावा नहीं करता है, जबकि गाजा में हो रही लड़ाई हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हुती और ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे आतंकी संगठन, सीरिया, इराक जैसे देशों के बीच है। ये सभी मिसाइल बम तक ही सीमित हैं, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर की संभावना नहीं है।
दूसरा युद्ध का फ्रंट यूक्रेन रूस के बीच में जारी है, जो 1206 दिन से चल रहा है। यूक्रेन के पास कोई एटम बम नहीं है, लेकिन उसकी मदद कर रहे नाटो देशों में अमेरिका के पास 5044, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 एटम बम हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस के पास सबसे ज्यादा 5500 से अधिक एटम बम है। लेकिन पुतिन ने युद्ध में एटम बम नहीं चलाया है और नाटो भी न्यूक्लियर वॉर तक जाना नहीं चाहता है। तीसरा युद्ध का फ्रंट इजराइल और ईरान के बीच खुला है। इसी को लेकर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर की आशंका है, क्योंकि यहाँ पर ना तो गाजा वाली सिचुएशन है और ना ही यूक्रेन रूस वाली। ईरान के पास ऑप्शन बहुत कम हैं। ईरान इजराइल के हमले को अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है, जबकि इजराइल ईरान के एटमी पावर होने को खुद की सेफ्टी पर खतरा बता रहा है। खुद नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के पास 9 न्यूक्लियर बम असेंबल करने की क्षमता है। अमेरिका कह रहा है ईरान को बम बनाने में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन हम इन्हें बनाने नहीं देंगे। जिस तरह से ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है, इसके बाद से इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ईरान के पास एटम बम है तो तीसरा युद्ध न्यूक्लियर वॉर तक नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान ने ताजा धमकी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को भी दे दी है। ईरान ने कहा है अगर वो इजराइल पर हमला करने से रोकेंगे तो उनके ठिकानों पर भी ईरान हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे, उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इजराइल को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और बात खत्म हो गई। नहीं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और युद्ध छेड़ दिया। हम उन्हें उनके अपराध के बाद बिना किसी नुकसान के जाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक के सशस्त्र बल इस दुष्ट दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। राष्ट्र हमारा और सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा। अब सवाल है कि दुनिया को इस तीसरे युद्ध को लेकर न्यूक्लियर वॉर का जिक्र और फिक्र क्यों हो रही है। तीसरे युद्ध को लेकर न्यूक्लियर युद्ध की बात कहां से आ गई। दरअसल ये चिंता दुनिया भर के देश कर रहे हैं। अमेरिका के अखबार न्यूक्लियर कर रहे हैं। अल जजीरा न्यूक्लियर वॉर की आशंका जता रहा है। यरूशलेम पोस्ट कह रहा है ईरान के पास एटम बम का होना न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। दुनिया भर के अखबार तीसरे युद्ध को लेकर न्यूक्लियर कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ईरान का जवाबी हमला। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागकर ये बता दिया है कि वो इजराइल में बम मिसाइल पहुंचा सकता है और ये बम एटम बम तक हो सकता है। अब सवाल है कि ईरान के पास क्या एटम बम है? अगर है तो क्या वो चलाएगा? क्या उसके पास इतनी ताकत है? नेतन्याहू ने खुद दावा किया है कि इजराइल के पास 9 एटम बम बनाने की क्षमता है और अमेरिका कह रहा है उसके पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान 2 हफ्ते के भीतर ही एटम बम बना सकता है। इसके लिए ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी भी तैयार कर रखी है। ईरान में कहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है? दावा किया जा रहा है कि ईरान के 11 लोकेशन पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हैं। ईरान का सबसे बड़ा इनरिचमेंट फैसिलिटी नंताज में है। गल्फ ऑफ पर्शिया के पास बुशेर में न्यूक्लियर प्लांट है। लविसान शियान, तुर्कजाबाद और वार्मिन में न्यूक्लियर बेस है। हालांकि ईरान हमेशा से इन दावों को इनकार करता रहा है, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी को इस बात के पुख्ता सबूत थे कि ईरान परमाणु बम या तो तैयार कर रहा है या तो तैयार कर चुका है। इसीलिए अमेरिका की बात की परवाह करे बगैर ईरान के संभावित न्यूक्लियर साइट्स पर उसने हमला कर दिया। लेकिन अब फिक्र ईरान के पलटवार की है। इजराइल के पास 90 परमाणु बमों का जखीरा है। क्या ईरान के टारगेट पर अब इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं? क्या ईरान ऐसा कर सकता है? अगर ईरान की ताकत को देखें तो ईरान के मिसाइल की पहुंच पूरे इजराइल तक है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल हैं, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान के पास लीथल ड्रोन है। इजराइल तक पहुंचने वाली ईरान की मिसाइल्स में खुर्रम शहर 1, 2, 4 मिसाइल हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं
इसकी रेंज में पूरा इजराइल है। ईरान के बुशेर से तेल अवीव की दूरी 2000 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है। ये 750 से 500 किलोग्राम तक का वजनी हथियार ले जा सकता है। इसके बाद ईरान के पास सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज में इजराइल के कई शहर हैं। इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर की है। 750 किलोग्राम तक का ये वजनी हथियार ले जा सकता है। ईरान इजराइल के नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जो साउथ इजराइल में है, इस पर हमला कर सकता है। ये आबादी से दूर रेगिस्तानी इलाका है। ईरान से नेगेव की दूरी 2400 किलोमीटर है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इजराइल का प्लूटोनियम प्रोडक्शन सेंटर है। ईरान के टारगेट पर दूसरा इजराइल का न्यूक्लियर साइट इलाबन है। ईरान से इस जगह की दूरी 2000 किलोमीटर है। यहाँ इजराइल की वेपन स्टोरेज फैसिलिटी है। और तीसरी लोकेशन कफ्र जखराया है। यहाँ इसराइल का न्यूक्लियर मिसाइल बेस बताया जाता है। ईरान से इस जगह की दूरी 2500 किलोमीटर है। यदाफेत ईरान का अगला निशाना हो सकता है। यहाँ न्यूक्लियर मिसाइल असेंबलिंग यूनिट बताई जाती है। ईरान से इस जगह की दूरी 2200 किलोमीटर है। ये बात सच है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ईरान अगर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल चलाएगा तो सारे इंटरसेप्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तेल अवीव में ईरानी मिसाइल नहीं गिरती। इसीलिए तीसरे युद्ध में न्यूक्लियर वॉर का खतरा पूरी तरह से बना हुआ है। अब सवाल है कि इजराइल ने क्या किया है और आगे वो क्या कर सकता है। इजराइल ने ईरान पर पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा अटैक किया है। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 6 शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल ने एक साथ तेहरान, नतांज, इस्फहान, अराक, करमानशाह और तबरीज पर अटैक किया है, जिसमें सबसे खास तेहरान से 220 किलोमीटर साउथ में बसा नतांज है। नतांज में ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु फैक्ट्री है। इजराइल के हमले का मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु लेबोरेटरी को तबाह करना है, ताकि ईरान परमाणु बम न बना सके। इजराइल और अमेरिका समेत कई देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब है। दरअसल इजराइल को डर है, अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान इसके वजूद को खत्म कर देगा। इसलिए इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायंस की शुरुआत की और सबूत के तौर पर ईरान के टॉप लीडर्स के बयानों को आधार बनाया। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल होने नहीं देना चाहता। इसीलिए इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के 9 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को मार गिराया है। इजराइल भले ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा बता रहा है, लेकिन ईरान इसे अपनी सुरक्षा की जरूरियात बताता है और हर हाल में परमाणु बम बनाना चाहता है। इसके लिए वो अमेरिका और इजराइल से जंग के लिए तैयार है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे, उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इजराइल को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और बात खत्म हो गई। नहीं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और युद्ध छेड़ दिया। हम उन्हें उनके अपराध के बाद बिना किसी नुकसान के जाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक के सशस्त्र बल इस दुष्ट दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। राष्ट्र हमारा और सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा। ईरान खुद को इजराइल विरोधी की तरह पेश करता है, इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी फोर्स का इस्तेमाल करता है। लेबनान हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुती, इराक और सीरिया में मिलिशिया ग्रुप को ईरान पैसे और हथियार मुहैया कराता है, जो अक्सर इजरायली क्षेत्र पर हमले करते रहते हैं। इसलिए इजराइल ने इस बार ईरान के सीने पर घाव किया है, जिससे ईरान को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। इजराइल ने जिन शहरों पर अटैक किया है उसमें नतांज में ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी है। IAEA ने भी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की पुष्टि की है। इस्फहान शहर को ईरान का मिलिट्री शहर भी कहा जाता है।
यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलिट्री ठिकाने हैं, यहाँ पर खुफिया ऑपरेशन सबसे ज्यादा होते हैं। इस्फहान में परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर भी है। इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। यहां पुराने अमेरिकी F-14 टॉमकैट फाइटर जेट रखे गए हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था। इस बार भी इजराइल ने यहां अटैक किया है, जिसमें इस्फहान में भारी नुकसान हुआ है। इससे इजराइल को दो फायदे होंगे। ईरान की एयरफोर्स कमजोर होगी, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हथियार मिलना बंद होगा